नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम उस मुद्दे को डिकोड करने वाले हैं जिसने पूरे देश को झुलसा कर रख दिया है। हम बात कर रहे हैं भारत में हीट वेव के इस अभूतपूर्व संकट की। उपलब्ध स्रोतों, डेटा और रिसर्च के आधार पर हम अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट, इकोनॉमी पर पड़ने वाले इसके खतरनाक प्रभाव और सबसे जरूरी पेड़ लगाने, ये कूल रूफ्स जैसे उन स्मार्ट समाधानों का विश्लेषण करेंगे जो हमें इस भट्टी से बाहर निकाल सकते हैं। ये कोई आम तापमान बढ़ने की घटना नहीं है। चलिए गहराई से समझते हैं कि आखिर चल क्या रहा है। शुरुआत करते हैं एक ऐसे आंकड़े से जो लिटरली हैरान कर देने वाला है। जरा सोचिए, जब भयंकर गर्मी की बात आती है तो सबसे पहले मिडिल ईस्ट के रेगिस्तानों का ख्याल आता है ना। लेकिन सोर्स के डेटा को देखें तो तस्वीर बिल्कुल उल्टी है। अहमदाबाद, दिल्ली और रायपुर जैसे भारतीय शहरों का तापमान असल में सऊदी अरब, यूएई और कतर से भी ज्यादा दर्ज किया गया है। हमारा देश सचमुच जल रहा है और ये कड़वी सच्चाई इन नंबरों में एकदम साफ दिखाई दे रही है। सेक्शन 1, द हिडन कॉस्ट एंड इकोनॉमी इन डेंजर। चलिए सीधे इसके मैक्रो इकोनॉमिक पहलू पर चलते हैं। अब ये आंकड़ा देखिए, 126 बिलियन डॉलर्स। ये नंबर कोई छोटी मोटी बात नहीं है। रिसर्च और मैकिन्जी की रिपोर्ट का डेटा बताता है कि 2030 तक सिर्फ इस एक्सट्रीम हीट के कारण होने वाले प्रोडक्टिविटी लॉस से हमारी जीडीपी पर 2.5 से लेकर 4.5% तक का असर पड़ सकता है। मतलब हर साल 126 बिलियन डॉलर का सीधा नुकसान। टू पुट दैट इन पर्सपेक्टिव, इतने पैसों से देश के एजुकेशन बजट को दोगुना किया जा सकता है। लेकिन इस आर्थिक नुकसान की सबसे भारी कीमत आखिर चुका कौन रहा है? हमारे देश की करीब 75% आबादी पूरी तरह से फिजिकल लेबर या शारीरिक श्रम पर निर्भर है। जो लोग देश की इमारतें बना रहे हैं और खेत जोत रहे हैं, वे इस चिलचिलाती धूप का सीधा शिकार हैं। स्रोतों के मुताबिक भयंकर गर्मी से मजदूरों की प्रोडक्टिविटी 5 से 10% तक गिर जाती है। और कृषि को ही ले लीजिए, जब गेहूं का दाना भरने का समय आता है, ठीक उसी वक्त हीट वेव दाने को सिकोड़ देती है, जिससे पैदावार में 15 से 25% तक की भारी गिरावट आ जाती है। ये सीधे तौर पर लोगों की रोजी रोटी खत्म कर रहा है। सेक्शन 2, द साइंस ऑफ द हीट, डोम्स और आइलैंड्स। ये गर्मी इतनी जानलेवा क्यों महसूस हो रही है? इसके पीछे सबसे पहला वैज्ञानिक कारण है हीट डोम इफेक्ट। इसे समझने के लिए एक साधारण प्रेशर कुकर की कल्पना कीजिए। जैसे कुकर का ढक्कन बंद होने पर अंदर की भाप और गर्मी बाहर नहीं निकल पाती, ठीक वैसे ही वातावरण में एक हाई प्रेशर सिस्टम बन जाता है। ये सिस्टम गर्म हवा को ऊपर जाने से पूरी तरह रोक देता है, उसे नीचे दबाता है और शहर एक एक्सट्रीम हीट के ठहरे हुए बुलबुले में कैद हो जाते हैं। हवा नहीं चलती, बादल नहीं बनते और सब कुछ इस प्रेशर कुकर में उबलने लगता है। 2024 के रिकॉर्ड्स इस हीट डोम की भयानकता को बहुत साफ तरीके से बयां करते हैं। 37 शहरों ने 45 डिग्री सेल्सियस का कांटा पार कर लिया। लेकिन जो बात सच में सबसे ज्यादा डरावनी है, वो है रातों का गर्म रहना। दिल्ली को लगातार 24 ऐसी रातों का सामना करना पड़ा जहां तापमान 30 डिग्री से नीचे उतरा ही नहीं। जब रातें ठंडी नहीं होती तो यह इंसानी शरीर को रिकवर करने का मौका ही नहीं देती। तो सवाल यह है कि शरीर अचानक आए इस बदलाव पर रिएक्ट कैसे करता है। इसे एक कंप्यूटर के उदाहरण से समझते हैं। एक पीसी को ओवरहीट होने से बचाने के लिए थर्मल पेस्ट और कूलिंग फैन की सख्त जरूरत होती है, वरना वो तुरंत शटडाउन हो जाता है। हमारी बायोलॉजी भी कुछ ऐसी है। जब अप्रैल में अचानक से तापमान स्पाइक करता है तो शरीर को एडजस्ट करने और सही से पसीना निकालने का समय ही नहीं मिल पाता। ऐसे में डिहाइड्रेशन और ऑर्गन शटडाउन का खतरा काफी ज्यादा बढ़ जाता है। अब बात करते हैं एक बहुत ही अहम कॉन्सेप्ट की, अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। मुंबई का हीट मैप इसका एक एकदम सटीक और क्लासिक उदाहरण है। डेटा साफ दिखाता है कि जहां आरे फॉरेस्ट जैसी हरियाली है, वहां तापमान आसपास के इलाकों से काफी कम होता है। लेकिन जैसे ही नजर एयरपोर्ट के कंक्रीट रनवे या घनी इमारतों की तरफ जाती है, तापमान एकदम से आसमान छूने लगता है। मतलब पेड़ों की कमी और कंक्रीट का ये जाल हमारे शहरों को लिटरली एक भट्टी में बदल रहा है। कंक्रीट आखिर इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्यों है? इसके पीछे की साइंस बहुत सिंपल है। मिट्टी या घास के मुकाबले कंक्रीट दिन भर सूरज की इस भयंकर गर्मी को सोखकर अपने अंदर ट्रैप कर लेता है। फिर आता है दूसरा चरण। रात के समय ये कंक्रीट बहुत ही धीरे धीरे इस गर्मी को वापस वातावरण में छोड़ता है। यही कारण है कि जिन शहरों में हर जगह सिर्फ कंक्रीट ही कंक्रीट बिछा है, उन्हें कभी भी ठंडा होने का मौका मिलता ही नहीं है। यहाँ हम अर्बन डेवलपमेंट से जुड़े कुछ बहुत ही कठिन और विवादित ट्रेड ऑफ्स को देख रहे हैं। दिए गए स्रोतों के डेटा के अनुसार मुंबई के ईस्टर्न एक्सप्रेस फ्लाईओवर के लिए 700 परिपक्व पेड़ों को काटने का प्रस्ताव है। पुणे के गणेशखिंड रोड चौड़ीकरण के लिए 523 पुराने पेड़ और नासिक में सड़कों के विकास के लिए 250 साल पुराने बरगद के पेड़ों की कटाई की गई है। ये स्रोत का डेटा
निष्पक्ष रूप से ये दर्शाता है कि आधुनिक बुनियादी ढांचा का विस्तार अक्सर हमारे शहरों की महत्वपूर्ण और पुराने ग्रीन कैनोपी की कीमत पर किया जा रहा है। सेक्शन 3, स्मार्ट डिजाइन वर्सेस ब्लाइंड डेवलपमेंट। बिना सोचे समझे पश्चिमी देशों की वास्तुकला की नकल करने का नतीजा देखिए। भारत के 40 डिग्री तापमान वाले शहरों में पूरी तरह से कांच से बनी इमारतें बनाना लिटरली बेतुका है। ये कांच की इमारतें सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करती हैं, जिससे एक डबल सन या दोहरे सूरज का इफेक्ट पैदा होता है, जो आसपास के इलाके को और भी ज्यादा गर्म कर देता है। इसके बजाय स्मार्ट और सस्टेनेबल डिजाइन की जरूरत है, जो हमारे लोकल क्लाइमेट के अनुकूल हो। अगर ग्लोबल इंस्पिरेशन की बात करें तो सिंगापुर एक बेहतरीन मिसाल है। जगह की भारी कमी के बावजूद उन्होंने डेवलपमेंट और हरियाली के बीच एक कमाल का बैलेंस बनाया है। वहां की बिल्डिंग्स में आपको शानदार वर्टिकल गार्डन्स दिखेंगे और पूरे शहर में ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर का एक जाल बिछा है। उनका अप्रोच साफ है। घने शहरी विकास का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ या ठंडी हरियाली से किसी भी तरह का समझौता किया जाए। और हमें सिर्फ बाहर देखने की जरूरत नहीं है, अपने ही देश में कमाल के लोकल सॉल्यूशंस मौजूद हैं। चेन्नई और गुजरात के कूल रूफ्स इनिशिएटिव को ही देख लीजिए। अपनी छतों पर सिर्फ एक खास सफेद पेंट करने से सूरज की रोशनी रिफ्लेक्ट हो जाती है और घर के अंदर का तापमान 1.5 डिग्री तक गिर जाता है। इससे न सिर्फ भयंकर गर्मी से राहत मिलती है, बल्कि फ्रिज और पंखे ज्यादा अच्छे से काम करते हैं, जिससे बिजली का बिल भी घटता है। ये लो इनकम हाउसिंग के लिए एक बेहद सस्ता, प्रभावी और गेम चेंजिंग समाधान है। गवर्नमेंट एक्शन प्लान्स की बात करें तो म्युनिसिपैलिटी और प्रशासन के पास स्पष्ट कदम मौजूद हैं। शॉर्ट टर्म में ORS बांटना, पब्लिक जगहों पर छांव की व्यवस्था करना या स्कूलों के समय में बदलाव करना शामिल है। वहीं लॉन्ग टर्म प्रिवेंशन के लिए शहरों में अर्बन हीट आइलैंड मैपिंग, प्रभावी अर्ली वार्निंग सिस्टम्स, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और बड़े पैमाने पर पेड़ लगाने जैसे बेहद जरूरी कदम उठाकर भविष्य की इस एक्सट्रीम हीट को रोका जा सकता है। सेक्शन 4, एक ग्रीन होप, पेड़ों की असली ताकत। जरा कल्पना कीजिए, अगर तपते हुए हाईवेज और डिवाइडर्स पर बोगनविले, जैस्मीन, बांस और मधुमालती जैसी लोकल झाड़ियां लगा दी जाएं, तो क्या होगा? ये सिर्फ सड़कों को सुंदर नहीं बनाएगा, बल्कि एक शेयर्ड इकोनॉमी ऑफ शेड यानी छांव का एक साझा नेटवर्क तैयार करेगा। ये पौधे डामर और कंक्रीट की सतह के तापमान को काफी हद तक गिरा सकते हैं और साथ ही लोकल बर्ड लाइफ को भी वापस ला सकते हैं। अब एक सिंगल आम के पेड़ का गणित देखिए, ये लिटरली माइंड ब्लोइंग है। एक आम का पेड़ अपने पूरे जीवन काल में 81 टन कार्बन सोखता है और 217 टन ऑक्सीजन का उत्पादन करता है। और इसका कूलिंग इफेक्ट यह है 5 एयर कंडीशनर्स को लगातार 1000 घंटों तक चलाने के बराबर ठंडक देता है। आम खाने के बाद सिर्फ उसकी गुठली को बचाकर बोने का एक छोटा सा प्रयास प्रकृति के सबसे शानदार और मुफ्त एयर कंडीशनर को जन्म दे सकता है। तो अंत में इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए एक बहुत सीधा सा सवाल है जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। क्या हम सिर्फ बैठकर इस बढ़ती गर्मी, कंक्रीट के जंगलों और कटते पेड़ों की शिकायत करते रहेंगे, या फिर आगे बढ़कर समाधान का हिस्सा बनकर सचमुच एक पेड़ लगाएंगे? चॉइस पूरी तरह से हमारी है। यह संकट बड़ा जरूर है, लेकिन इसके समाधान हमारे हाथ में है। इस विश्लेषण में साथ जोड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अवेयर रहिए और समाधान का हिस्सा बनते रहिए।